This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बरखा बहार आई, छलका बड़ा मदार, लगातार बरसात से बांधों में आ रहा पानी, अब बारी फतेह सागर की। फिर मिली धमकी, होगा कन्हैयालाल जैसा हाल, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गौहर और एहसानुल्लाह का 20 सालों का साथ, कई राज खुलने की है उम्मीद। उदयपुर एयरपोर्ट बना सिरमौर, बेहतरीन सुविधा, सिक्योरिटी भी शानदार। मुख्यमंत्री के सामने ऊर्जा मंत्री ने भाषण शुरू किया और हो गई बत्ती गुल। बीडी माचिस को लेकर भी होगा अब कन्हैया जैसा हाल, इस बार ऑटो वाले ने चाय वाले को धमकाया। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर वालों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात अगर पूछी जाए तो झीलों बांधों का छलकना ही जवाब होगा, और ये खुशी धीरे धीरे उदयपुर की झोली में आ रही है। उदयपुर में बरसात का दौर लगातार जारी है। पिछले एक सप्ताह से उदयपुर में अच्छी बरसात हो रही है। शनिवार सुबह से भी उदयपुर में बरसात का दौर जारी रहा। 1 घंटे तक शहर और जिले के अलग अलग इलाकों में बरसात हुई। बरसात के बाद बादल एक बार फिर पहाड़ों पर उतर आए। वहीं मदार इलाके में लगातार हो रही बरसात से 24 फीट क्षमता वाला बड़ा मदार बांध छलक गया। पिछले 2 दिन में मदार में 122 mm और गोगुंदा में 83 mm बरसात हुई है। भारी बरसात से बड़ा मदार बांध में पिछले 3 दिन में लगभग 14 फीट तक भरकर छलक गया। मदार बांध छलकने से फतेह सागर झील के भी जल्दी भरने की उम्मीद जग गई है। मदार का पानी मदार नहर से होते हुए फतेह सागर में पहुंचेगा। लगभग 11 किलोमीटर का सफर तय कर यह पानी मदार बांध से फतेह सागर में आता है। हालांकि मदार नहर गुरुवार को ही चल गई थी, मगर अब बांध ओवरफ्लो होने से तेजी से फतेह सागर में पानी आएगा। उदयपुर में इस मानसून सीजन में अच्छी बरसात हो चुकी है। हालांकि ज्यादातर बरसात पिछले 1 सप्ताह में हुई है। अब तक उदयपुर में लगभग 268 mm बरसात हो चुकी है। यह सामान्य से लगभग 58% ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 60 mm बरसात खेरवाड़ा में हुई है। इसके अलावा बल्लभनगर में 34 mm, जयसमंद में 25 mm, गोगुंदा में 17 mm, मदार और ऋषभदेव में 13 mm, उदय सागर में 12 mm और झाड़ोल में 11 mm बरसात हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उदयपुर में अगले पूरे सप्ताह बरसात का दौर चलेगा। इसमें 18 जुलाई तक अच्छी बरसात होगी। उसके बाद भी रिमझिम और बादलों का दौर चलता रहेगा। उदयपुर के अंदरूनी इलाकों में इस बीच भारी बरसात हो सकती है। इससे जल्द ही उदयपुर के बांधों में पानी आ सकता है। उदयपुर के उदय सागर झील का जलस्तर भी लगातार बरसात से बढ़ रहा है। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। धमकियां मिलने का सिलसिला चल पड़ा है और अब ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयपुर में इतने बड़े हत्याकांड से भी लोगों ने सबक नहीं लिया है। कन्हैयालाल हत्याकांड से दहलने वाले उदयपुर में अब 2 और व्यापारियों को जान से मारने की धमकी मिली है। खास बात यह है कि दोनों व्यापारी धान मंडी इलाके से ही हैं। कन्हैयालाल की दुकान भी धान मंडी थाना इलाके में ही थी। इनमें एक व्यापारी कपड़ा व्यवसाय से तो दूसरा व्यापारी हेयर ड्रेसिंग से जुड़ा है। इन दोनों को व्हाट्सएप के माध्यम से धमकियां मिली है। एक व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल तो दूसरे को मैसेज से धमकाया गया है। व्यापारी को धमकाने से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट भी सामने आया है, जिसमें गालियां देते हुए व्यापारी को धमकी दी गई है कि बहुत दिन हो गए तुझे लोगों के बाल काटते हुए, अब तेरा गला काटने का वक्त आ गया। तेरा भी वही हाल होगा जो कन्हैयालाल का हुआ है। तेरी रैकी चल रही है, गुस्ताखे नबी का सर धड़ से जुदा। तेरा बाप तेरे ही पास घूम रहा है, ये फोटो भी दे रहा हूं, उसकी बच सकता है तो बच जा। व्यापारियों को धमकी मिलने के बाद दोनों की दुकान और घर पर पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। साइबर सेल इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है। दोनों व्यापारियों को विदेशी नंबरों से ये धमकी मिली है। ये नंबर ईरान के बताए जा रहे हैं। +96 नंबर से दोनों को धमकियां मिली है। उदयपुर के एसपी विकास शर्मा के अनुसार धमकी मिलने के बाद हम तफ्तीश कर रहे हैं। दोनों ने किसी तरह की कोई पोस्ट नहीं डाली है। ऐसे में धमकियां क्यों और किस वजह से दी गई हैं, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। इधर उदयपुर की सविना पुलिस ने सेक्टर 11 के व्यापारी नितिन जैन की रैकी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने नितिन जैन को धमकाए जाने के दौरान ही उसकी रैकी की थी। पुलिस ने सेक्टर 14 निवासी शाहिद नवाज, किशनपोल निवासी अब्दुल मुतलिब और मल्ला तलाई निवासी गुफरान हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का अनुमान है कि ये तीनों व्यापारी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं।
अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ के सामने भड़काऊ भाषण और नारेबाजी के मामले में आरोपी गौहर चिश्ती और उसे शरण देने वाले हैदराबाद निवासी एहसानुल्लाह उर्फ मुनव्वर में 20 साल पुराने संबंध हैं। इनका परिचय अजमेर में ही हुआ और इसके बाद खुद गौहर भी कई बार हैदराबाद गया। गौहर पुलिस रिमांड पर है और पूछताछ के दौरान कई राज खुलने की उम्मीद है। मददगार बना एहसानुल्लाह हैदराबाद की तोपखाना मस्जिद, जो कि बेगम बाजार थाना इलाके क्षेत्र का है, वहां रानी बैंगल्स नाम से चूड़ियों का कारोबार करता है। गौहर ने पुलिस से बचने के लिए 1 जुलाई से मुनव्वर का मोबाइल इस्तेमाल किया था। पुलिस ने गौहर के साथ उसे भी पकड़ा और पूछताछ की। एहसानुल्लाह की फेसबुक आईडी पर कई पोस्ट हैं, उसकी भी पुलिस जांच में जुटी है। साथ ही इनके मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। इनका किन किन लोगों से संपर्क है और अब तक क्या क्या किया, इसकी भी जांच की जा रही है। आरोपी गौहर चिश्ती को पकड़ने के लिए जब पुलिस ने दबिश दी तो वह बाथरूम में था। बनक लगते ही बाथरूम की खिड़की तोड़कर छत पर कूदा और एक छत से दूसरी छत पर भागा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर पकड़ ही लिया। इस दौरान लोगों की भीड़ भी एकत्र हो गई और विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से सख्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी गौहर चिश्ती को पकड़ने के लिए कई रूप बदले। इसके लिए भिखारी, रेहड़ी वाले, दुकानदार तक बन गए। इसके लिए 4 दिन रैकी की। इस दौरान गौहर ने खुद को मोबाइल का कोई उपयोग नहीं किया, बल्कि एहसानुल्लाह के मोबाइल से ही अपने कॉन्टैक्ट से संपर्क में रहा। सूत्रों के अनुसार गौहर के बैंक खाते से 17 जून और उसके आसपास एक बड़ी धनराशि का ट्रांसफर हुआ है, जो करीब 20 से 22 लाख बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। एसपी ने सिर्फ इतना ही कहा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भी जांच की जाएगी। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के दोनों आरोपी अजमेर आ रहे थे और यहां आकर गौहर चिश्ती से मिलने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही दबोच लिया। दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण देने के मामले में पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहले अजमेर के रहने वाले 4 आरोपियों ताजिम सिद्दीकी पुत्र नईम खान, फखर जमाली पुत्र सैयद मोहम्मद जुबैर जमाली, रियाज हसन दल पुत्र हसन और मोइन खान पुत्र स्वर्गीय शमशुद्दीन खान को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी फिलहाल हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। कांस्टेबल जयनारायण जाट ने रिपोर्ट में बताया कि 17 जून को दोपहर 3 बजे उसकी ड्यूटी निजाम गेट पर थी और इस दौरान कुछ खादिमों द्वारा गेट पर पूर्व से निर्धारित मौन जुलूस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भाषण दिया गया। इसके लिए रिक्शे पर लाउड स्पीकर लगाया गया और इस दौरान 2500 से 3000 व्यक्तियों की भीड़ दरगाह के सामने थी, जबकि गौहर चिश्ती को पूर्व में समझाइश दी गई थी। इसी दौरान भड़काऊ भाषण के साथ नारेबाजी भी की गई। ऐसे में उस पर धार्मिक स्थल से हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने और हत्या की अपील करने का मामला दर्ज किया गया था। उदयपुर एयरपोर्ट को कस्टमर सेटिस्फेक्शन में देश का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में उदयपुर और रांची एयरपोर्ट 2022 के पहले राउंड में सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट चुने गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को आंकड़े जारी कर इसकी जानकारी दी। देश भर के 55 एयरपोर्ट पर हुए इस सर्वे में उदयपुर और रांची एयरपोर्ट ने सबसे ज्यादा 5 में से 4.99 रेटिंग हासिल की है। राजस्थान से इस रेटिंग में जोधपुर 90 रैंक पर है। जोधपुर को कस्टमर सेटिस्फेक्शन में 5 में से 4.82 रेटिंग मिली है और इसके अलावा 4.50 रेटिंग के साथ अजमेर किशनगढ़ एयरपोर्ट 28वें रैंक पर, 4.25 रेटिंग के साथ बीकानेर 37वें रैंक पर और 4.20 रैंक के साथ जैसलमेर 40वें रैंक पर रहा है। सभी 55 एयरपोर्ट का ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्कोर 4.63 रहा। बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल 2 राउंड में यह सर्वे कराता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में उदयपुर एयरपोर्ट 2020 से लगातार टॉप पर रहा है। 2020 में जुलाई से दिसंबर के दूसरे राउंड में 4.84 स्कोर के साथ उदयपुर टॉप पर रहा था और इसके बाद 2021 में दोनों राउंड में 4.96 रेटिंग के साथ उदयपुर पूरे देश में टॉप रहा। अब 2022 में पहले राउंड में भी उदयपुर ने टॉप किया है। उदयपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर नंदिता भट्ट बताती हैं कि उदयपुर एयरपोर्ट पर हम कस्टमर की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते हैं, उसे किसी किस्म की दिक्कत ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। कोरोना काल के बाद भी हमें पता था कि ट्रैफिक बढ़ेगा, ऐसे में इसे देखते हुए भी हमने यात्रियों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा। इन्हीं वजहों से उदयपुर एयरपोर्ट कस्टमर्स का पसंदीदा एयरपोर्ट बना है। उदयपुर के टॉप पर रहने के ये 5 कारण हैं। एयरपोर्ट पर पूरा प्रोसेस बेहद सरल है, आसानी से यात्री का चेकिंग, बोर्डिंग सहित पूरा प्रोसेस हो जाता है। एयरपोर्ट पर सफाई बहुत है, किसी भी किस्म की गंदगी उदयपुर एयरपोर्ट पर नहीं है, सफाई की अच्छी व्यवस्था है। एयरपोर्ट पर हर बेहतरीन एयरपोर्ट से जुड़ी तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी शानदार है। उदयपुर एयरपोर्ट के स्टाफ का व्यवहार संजीदा है, कस्टमर्स को स्टाफ से किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। कस्टमर को पैम्पर करने के लिए लगातार उदयपुर एयरपोर्ट कई तरह की एक्टिविटीज करता रहता है। भारत में बार बार बिजली गुल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतवासियों को तो अब इसकी आदत भी हो चली है, लेकिन बात तब बड़ी हो जाती है अगर ऊर्जा मंत्री भाषण दे रहे हों और बिजली गायब हो जाए।
बड़ी ही बगले झांकने वाली स्थिति हो जाती है। बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर उस समय अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए जब मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ही खुद ऊर्जा मंत्री के भाषण देते समय लाइट गुल हो गई। बाद में अंधेरे में ही ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अपना भाषण पूरा किया। दरअसल बारिश शुरू होने के साथ ही बिजली कंपनी लाइट बंद कर देती है। शुक्रवार को भी कंपनी ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ देर बाद सप्लाई शुरू करनी पड़ी। दरअसल बारिश के कारण करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को अचानक रविंद्र रंगमंच में शिफ्ट करना पड़ा। रविंद्र रंगमंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वी.डी. कल्ला, जलदाय मंत्री महेश जोशी और स्वयं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंचे। सबसे पहले भाटी का ही भाषण शुरू हुआ। जैसे ही भाटी अपनी बात कहने मंच पर पहुंचे, वैसे ही बिजली गुल हो गई। पूरे हॉल में अंधेरा हो गया। हालांकि माइक से आवाज आ रही थी। ऐसे में भाटी ने अपना भाषण जारी रखा। ऊर्जा मंत्री ने जब तक भाषण दिया तब लाइट बंद ही रही। करीब 15 मिनट तक बिजली सप्लाई शुरू नहीं हुई। ऊर्जा मंत्री ने अपना भाषण अंधेरे में ही दिया। हालांकि बाद में एक बार फिर लाइट गुल नहीं हुई। दरअसल शहर में जगह जगह हादसे होने की आशंका में बिजली विभाग और बिजली कंपनी लाइट्स बंद कर देते हैं। शुक्रवार को रविंद्र रंगमंच पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं था। यह कार्यक्रम अचानक ही बना था। हालांकि मुख्यमंत्री सर्किट हाउस आने ही थे और रविंद्र रंगमंच और सर्किट हाउस दोनों आसपास ही हैं। ऐसे में यहाँ भी लाइट्स की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देशों की पालना नहीं हुई। रविंद्र रंगमंच का कार्यक्रम अचानक बनाया गया। ऐसे में हमारी कंपनी और यूआईटी ने वहां इमरजेंसी के इंतजाम नहीं किए। बीकेईएसएल का कहना है कि 220 केवी से 33 केवी जीएसएस पर सप्लाई बंद हो गई तो सर्किट हाउस से तत्काल जनरेटर लाकर बिजली चालू करने का प्रयास हो रहा था कि 2-2.5 मिनट में बिजली चालू हो गई, लेकिन यूआईटी वाले अब हमारे जनरेटर से बिजली आपूर्ति करने पर अड़ गए। करीब 5 मिनट में ही रंगमंच की बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। पूरे देश में जब भी वीवीआईपी के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो हमेशा जनरेटर की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि विद्युत तंत्र कभी भी किसी कारण से ट्रिप हो सकता है। सीएम के दोनों कार्यक्रमों में जनरेटर की व्यवस्था की गई, लेकिन रंगमंच का कार्यक्रम अचानक बन गया। फिर भी बीकेईएसएल ने सर्किट हाउस से जनरेटर लाकर 5 मिनट में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी थी। झुंझुनू में छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो गया। ऑटो वाले सद्दाम ने चाय वाले विक्रम से बीड़ी मांगी, फिर माचिस मांगी तो माचिस देने में विक्रम ने देर क्या कर दी। इस पर गुस्साए सद्दाम ने कह दिया कि कन्हैया जैसा हाल कर दूंगा। इस बात पर बात इतनी बढ़ गई कि मामले में हिंदूवादी संगठन कूद पड़े। दोनों पक्षों की तरफ से मामले दर्ज किए गए। मामला बुहाना थाना इलाके के कुहाड़वास गांव का है। गांव में बस स्टैंड पर विक्रम की चाय की दुकान है। गुरुवार को झारोड़ा निवासी ऑटो ड्राइवर सद्दाम कुहाड़वास में सवारी छोड़ने गया। बस स्टैंड पर वह विक्रम की चाय की दुकान पर रुका। सद्दाम ने विक्रम से बीड़ी मांगी और इसके बाद माचिस मांगी। माचिस देने में देर हुई तो सद्दाम भड़क गया। उसने विक्रम को कथित तौर पर कन्हैया जैसा हालत करने की धमकी दे डाली। सद्दाम और विक्रम का रोज का मिलना जुलना है। विक्रम को धमकी दे जाने की बात गौरक्षक दल और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश गुजराल तक पहुंची। गजराल ने शनिवार को इस संबंध में आरोपी सद्दाम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुहाड़वास में एक सभा भी की गई और इसके बाद बुहाना थाने में पहुंचकर थानाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। दूसरी तरफ सद्दाम ने भी थाने पहुंच गया और मारपीट की शिकायत दर्ज करा दी। सद्दाम ने रिपोर्ट में कहा कि वह गुरुवार को कुहाड़वास सवारियां छोड़ने गए था। इस दौरान विक्रम की दुकान पर वह बैठा हुआ था, बीड़ी पी रहा था। विक्रम और वहां पर मौजूद अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की। महेंद्र सिंह ने कहा कि सद्दाम और विक्रम दोनों का साथ उठना बैठना है। मामला 2 दिन पुराना है। दोनों शराब के नशे में थे। सद्दाम कुहाड़वास सवारियां छोड़ने गया। विक्रम और सद्दाम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। विक्रम ने धमकी देने की बात कही है। सद्दाम ने मारपीट की शिकायत दी है। सूचना मिलने के बाद सद्दाम को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने शनिवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। लोगों के साथ ही कांग्रेस के नेता और विधायकों ने भी राजस्व से जुड़ी अपनी समस्याएं खुलकर रखी। एमएलए गणेश गोगरा ने एक बार फिर सरकारी अफसरों पर नाकामी के आरोप लगाते हुए कहा कि डूंगरपुर नगर परिषद मास्टर प्लान के नाम पर पेराफेरी के साथ गांवों के लोगों की जमीन हड़पना चाहती है। इसे रोका नहीं गया तो कांकरी डूंगरी से भी बड़ा आंदोलन होगा। एमएलए और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोगरा के साथ डूंगरपुर नगर परिषद से लगती हुई कुशाल, मंगरी, भाटपुर, बिलड़ी समेत 7 पंचायतों के सरपंच और लोग पहुंचे। एमएलए ने सूरपुर पंचायत में प्रशासन गांवों के संघ शिविर में लोगों को पट्टे नहीं मिलने की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि अफसरों की मनमानी से लोग परेशान हैं। लोगों को आज तक पट्टे नहीं मिले हैं। सरकारी अफसर गहलोत और कांग्रेस की योजनाओं को फेल करने में लगे हैं। विधायक ने कहा कि डूंगरपुर नगर परिषद क्षेत्र के सभी 7 गांवों की 2500 बीघा से ज्यादा जमीन जा रही है, जबकि वे लोग बरसों से अपना घर बनाकर रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन मास्टर प्लान के नाम पर उनकी जमीन हड़पी जा रही है। इसे तुरंत रोका जाए, नहीं तो कांकरी डूंगरी से भी बड़ा आंदोलन होगा। इस पर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश खुडनिया ने सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में भी पेराफेरी गांवों के लोगों को इसी तरह की समस्याएं बताई। मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि बरसों से काबिज या खेतीबाड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकार नहीं हटाएगी। सभी लोगों को उनकी जमीन का हक मिलेगा और इसके बाद जो
जमीन बचेगी उसी को नगर परिषद को दिया जाएगा। मास्टर प्लान में सड़कें, नाली जैसी सुविधाओं को लोगों को कैसे दिया जाए, इसी के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।